नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। सड़क पर अभ्यर्थी उतर आए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। लखनऊ में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के पास चौराहे का घेराव करने पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, 69,000 की संख्या है अभ्यर्थियों की, वो सब उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर भर्ती कब होगी, कब तक उनके मामले में सुनवाई होगी, इसको लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद देरी का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। वो जल्द से जल्द अपना नियुक्ति पत्र देने की मांग भी कर रहे हैं। तो आप अपने टीवी स्क्रीन के विजुअल्स में देख सकते हैं किस प्रकार अभ्यर्थी जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमें विद्यालय में भेजे, हमारी नियुक्ति करे। जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सरकार ने भी मान लिया है कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है, आरक्षण विसंगति का नाम दिया उन्होंने। जब मान ही लिया है तो हमें विद्यालय में क्यों नहीं भेजते हो? क्यों फिर बार बार इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लटकाते हो? हम 3 महीने का वक्त दिया है सर, हमें कोर्ट पे तो भरोसा है, लेकिन सरकार पे और उसके भ्रष्ट अधिकारियों पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि 4 साल से हमें टाल मटोल कर रही है सरकार। मेरा नाम दुर्गेश वर्मा, मैं अयोध्या से आया हूँ। हम लोग ये मांग करें सरकार से कि अब डबल बेंच का आदेश आ गया है, तो हम लोग ना जियो जारी हुआ है, ना सरकार सिर्फ बयानबाजी करके बच रही है कि हाँ तुमको नियुक्ति पत्र देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं सर, हम लोग को जानवरों की तरह घसीट की बसों में बैठाया जा रहा है। ये पसीना आप देख रहे हैं सर, किस तरह हम लोग के नीचे निकल रहा है। हम लोग सिर्फ अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं सर, लेकिन सरकार विचार किस पे कर रही है कि जो बाहर होंगे उनको कैसे अंदर किया जाए। जब तक हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है सर, हम लोग धरना करने की आदत बन गई है। हम लोग करते रहेंगे जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं लोग। हम लोग के घर बच्चे हैं, हम लोग छोड़ के आते हैं। कोई अच्छा बात है जब हम लोग का ये नहीं है कि इतने दिन से हम लोग का नियुक्ति पत्र फंसा इन लोग को दे दिया जाए। ये सारे धरने के वजह कोई और नहीं है, हम लोग के अधिकारी हैं और मंत्री लोग ही हैं, और कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और अभ्यर्थी हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला है और साफ तौर पर वो अपनी डिमांड्स को सामने रखते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट का भी आदेश हो चुका है। उसके बाद सरकार टाल मटोल क्यों कर रही है। अधिकारियों और उसके साथ साथ मंत्रियों को भी उन पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। अपने घर बार को छोड़ करके वो इसलिए आए हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। यह उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। तो यूपी में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा आखिरकार फूट गया है और छात्र लगातार रोड पर अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। सहयोगी आनंद सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे विशेष संवाददाता। आनंद, जिस तरह से अभ्यर्थियों का गुस्सा आखिरकार फूट गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला है, ऐसे में मंत्री और अधिकारियों को साफ तौर पर वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप नियुक्ति पत्र हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आया है आनंद अभी तक? बिल्कुल कुणाल, देखिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, उसको लेकर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का सरकारी आवास जो है वो उसका घेराव किया प्रदर्शनकारियों ने। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हाई कोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने जो आदेश दिया है भर्ती को लेकर, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनकी नियुक्ति की जाए। जो नियुक्ति में देरी हो रही है और जो आरक्षण का जो पूरा मसला था उसको लेकर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है और ये कहा है कि जो हाईकोर्ट की मंशा थी उसके अनुरूप भर्ती की जाए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आनंद, आपका बेहद शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीएनए जांच में दुष्कर्म की पुष्टि की बात सामने आई है। नवाब सिंह की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवाब सिंह को रेप पीड़िता बच्ची के साथ डीएनए सैंपल लिया गया था और अब वह डीएनए सैंपल मैच हो गया है।
कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवाब सिंह के डीएनए मिलान से यह बात सामने आई कि जिस किशोरी के साथ कथित बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था उसका मिलान हो चुका है। एसपी अमित कुमार आनंद ने डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की और यह बात कहते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में 12 अगस्त को पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। घटना के समय पीड़ित पक्ष व आरोपी अपने विद्यालय चंदन सिंह महाविद्यालय में था। सहयोगी आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। जो आनंद, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें नवाब सिंह यादव की मुश्किलें तो अब बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीएनए सैंपल जो लिया गया था उसमें मिलान की पुष्टि कर दी गई है। ऐसे में अब आगे का रास्ता नवाब सिंह के लिए क्या कुछ होने वाला है, और इस पूरे खबर पर अपडेट दे हमारे दर्शकों को आनंद। बिल्कुल, देखिए कुणाल, ये बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया था जिसको लेकर काफी सियासत भी हुई थी और जिस नवाब सिंह का जिक्र बार बार किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया जाता रहा है, उसको पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। और ये भी कहा गया कि डिंपल यादव का जो नामांकन था उसमें भी ये साथ था। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मामला है कुणाल, और जो सबसे अहम चीज है कि नवाब सिंह ने ही इस बात को सबसे पहले कहा था कि इस पूरे मामले का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, सच्चाई सामने आ सके। और जब अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सैंपल जो था वो मैच हो गया है। और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ा है, अब नवाब सिंह एक बार मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। और कुणाल, आपको जानकारी होगी कि किस तरह से इसका सियासत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कई जो जनसभाएं थी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो इसी तरह के लोगों में इसी तरह के लोग समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इस पर खूब राजनीति भी हुई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी जो हमें बता रहे थे कि किस तरह अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और डीएनए सैंपल का जो डेटा आया है उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो डीएनए नवाब सिंह यादव का था और जिस पीड़िता के डीएनए का मिलान किया गया था वो दोनों मैच कर गए हैं, और ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इस बीच हरियाणा की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का एक बड़ा बयान आया है। बादशाहपुर विधानसभा में ही वह चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। नरबीर ने बीजेपी टिकट नहीं देगी तो वह कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। आजाद प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। राव नरबीर ने यह बात कहा है कि बीजेपी पार्टी में कुछ लोग मेरे साथ तो कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। 2014 से 2019 तक बहुत सारे काम उन्होंने करवाए, लेकिन 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। राव नरबीर के खिलाफ सुधा यादव ने चुनाव समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया था। राव नरबीर को टिकट ना देने का यह मुद्दा उठाया गया था। बादशाहपुर विधानसभा सीट से राव नरबीर को टिकट देने के पक्ष में नहीं है राव इंद्रजीत और सुधा यादव। ऐसे में राव नरबीर ने यह ऐलान कर दिया है कि यदि वह बीजेपी की ओर से चुनाव नहीं लड़ते तो वह कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है यह, जहां पूर्व मंत्री राव नरबीर ने साफ तौर पर कह दिया है कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से ही वह चुनाव लड़ेंगे। यदि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अब सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो कांग्रेस क्या उन्हें टिकट देगी, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिलता है कि नहीं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 2014 से 19 तक उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन 19 में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
तो हरियाणा की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी यदि टिकट राव नरबीर को नहीं देती है तो वह कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने एक और बात कही है कि बीजेपी पार्टी में कुछ लोग उनके साथ हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ हैं, और यदि उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वो निर्दलीय तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के सिंबल पर जरूर चुनाव लड़ जाएंगे। वहीं दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कस गया है। विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी का एक्शन हुआ है। वक्फ घोटाले में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के घोटाले के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई की गई। अमानतुल्लाह खान को ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया गया है। तो इस वक्त दिल्ली की सियासत से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी का जबरदस्त एक्शन हुआ है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली वक्फ घोटाले का यह मामला है। उनसे पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। छापेमारी के बाद ईडी ने आखिरकार अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन हुआ है, उसका शिकंजा कसा है। अमानतुल्लाह खान पर ईडी का यह एक्शन हुआ है। वक्फ घोटाले में अमानतुल्लाह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस बीच इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ गए हैं बतौर इनपुट हेड। जी राजीव जी, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी गई या फिर इसके जो विजुअल्स हमने देखे हैं, उससे यह बात साफ है कि ईडी तो यह मन बनाकर आई थी कि आज इनको शिकंजे में लेना है। हालांकि छापेमारी की गई, आप विधायक अपने स्तर से भी कहते हुए नजर आए कि आप उन्हें तंग ना करें, लेकिन हुआ वही जिस बात का अंदेशा था। अमानतुल्लाह खान अरेस्ट हो चुके हैं। जी देखिए, इसमें अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी लगभग निश्चित मानी ही जा रही थी, और ये भी एक दो नहीं, ये दर्जनों जो समन है वो एवेट कर चुके हैं ईडी के। तो गिरफ्तारी इनकी होनी थी, सुबह 7 बजे ईडी पहुंची थी। इन्होंने पहले एक ट्विटर पर अपना, सोशल मीडिया पर अपना एक संदेश प्रसारित किया कि देखो ईडी आ गई है, मुझे परेशान करने, मुझे गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद भी 4 घंटे तक वहां इनसे पूछताछ हुई और उसके पूछताछ के बाद इनको अरेस्ट किया गया। इसके बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाई ये आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को, उसके पदाधिकारियों को, उसके नेताओं को परेशान करने का एक षड्यंत्र है, ये संजय सिंह ने आरोप लगाया है। जबकि बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया ये आई है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब अगर भ्रष्टाचार करोगे तो उसका भुगतना पड़ेगा। तो ये भ्रष्टाचार का तो मामला है ही है, और इसमें सियासत उससे ज्यादा है। तो यही है इस समय। और ईडी जब ये तय कर लेती है गिरफ्तार करना है तो उसे वो गिरफ्तार करती ही है। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी का एक और विधायक, एक और नेता अब ईडी के गिरफ्त में, मुख्यमंत्री पहले से जेल में है। चलिए, तो बेहद चुनौतीपूर्ण अब यह सफ़र रहने वाला है अमानतुल्लाह खान के लिए, क्योंकि ईडी की कस्टडी में अब उन्हें ले लिया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मैनपुरी में स्कूल में बच्ची आप सुरक्षित नहीं है, अध्यापक पर ही बच्चियों को गलत तरीके से छूने का आरोप लग रहा है। स्कूल की नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने का भी आरोप है। 3 साल से कई बच्चियों से यह अध्यापक छेड़छाड़ और अश्लीलता कर रहा था। आज बच्चियों ने अपने परिजनों से अपने साथ हो रही घटना की जानकारी दी तो मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक नरेंद्र यादव कई सालों से बच्चों को परेशान करता रहा है। प्रिंसिपल पर पूरे मामले को पिछले 3 वर्षों से छिपाने का भी आरोप लग रहा है। औंछा थाना के ग्राम परमकुटी उद्देतपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की यह घटना है। वहीं गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव में ग्रामीण पेड़ों पर रस्सी के सहारे चारपाई का मचान बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस गांव में अभी आवास योजना पहुंची ही नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कागजों में इस गांव को आवास योजना से संतृप्त कर दिखा दिया गया है। दरअसल किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से पीएम आवास पोर्टल में इस गांव को अमीरों का गांव दिखा दिया गया है और यही वजह है कि इस गांव को आज तक पीएम आवास योजना से वंचित रखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान और जनपद के अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में ज़्यादातर मकान या तो कच्चे हैं या झोपड़ी में लोग रहते हैं। ग्रामीणों के साथ समस्या है कि बरसात के दिनों में सांप बिच्छू झोपड़ी में घुस जाते हैं, जिससे उनके परिवार को जान का खतरा बना रहता है और ये लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए मचान पर रहने को विवश हो जाते हैं। दिन में तो ये लोग मचान से उतर भी जाते हैं, लेकिन रात में ये मचान पर ही रहते हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी समस्या पर ध्यान दे और उनके गांव का नाम पीएम आवास पोर्टल पर दर्ज हो, जिससे कि उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। बागपत के माता कॉलोनी में एक हिंदू परिवार ने अपनी नाबालिग बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाने का आरोप लगाते हुए विशेष समुदाय के युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिवार का आरोप है कि विशेष समुदाय के युवक रिजवान और वसीम नाम के युवकों ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश कर रखा है और उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने उसे घर में नमाज पढ़ते हुए भी देखा है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। परिवार के मुताबिक उनकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई थी। जब उसकी तलाश की गई तो वह पड़ोस के ही मुस्लिम परिवार के घर में मिली, जहां रिजवान उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में था, जिसके बाद वह बेटी को लेकर घर आ गए। लेकिन आरोप है कि रिजवान व वसीम कुछ लोगों के साथ उनके घर पहुंचा और मारपीट करते हुए बेटी को उठाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो नाबालिग को लव जिहाद में फंसाने का यह आरोप लगा है और जिस तरह से यह आरोप परिवार वालों ने ही लगाया है, वह भी पड़ोस में रहने वाले लोगों के ऊपर लगाया है। ऐसे में लव जिहाद का मामला एक बार फिर से सतह पर आ गया है। साथ में परिवार वालों का कहना है कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने इस लड़की को घर में ही नमाज़ पढ़ते हुए भी देखा है। इसलिए उन्होंने पुलिस में यह बात रखी है, तहरीर दर्ज करवाई है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि आखिर ऐसा करने का उनका मकसद क्या था। इसके साथ ही लड़की भी लापता हो गई थी एक दिन और उसके लिए जब खोजबीन शुरू की गई तो पड़ोस के ही घर में उसी व्यक्ति के यहाँ से इस लड़की को बरामद किया गया। जिले के 3 सितंबर को करहल विधानसभा क्षेत्र के बरनाहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। दरअसल करहल विधानसभा में उपचुनाव होना है। सीएम योगी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास और उसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सुबह 3:55 में लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के करहल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होना है।
और अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां शासन के निर्देशों का जमकर माखौल उड़ाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण ऐसा वाकया सामने आ रहा है। बता दें कि जनपद में संबंधित विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद धड़ल्ले से वाहनों का संचालन जारी है, जिन्हें डग्गा मार वाहन कहते हैं। मानक के विपरीत संचालित ये निजी स्कूल वाहन प्रायः दुर्घटना के शिकार बन रहे हैं और बच्चे चोटिल हो रहे हैं। बता दें कि विगत कुछ दिनों में जनपद में मानकों के विपरीत संचालित होने वाले इन डग्गा मार वाहनों की वजह से 4 बड़े हादसे घटित हुए हैं, जिसके कारण कई बच्चे चोटिल भी हुए हैं। हालांकि इस संबंध में ARTO ने बताया कि इंटीरियर क्षेत्रों में निजी स्कूलों के द्वारा डग्गा मार वाहनों के संचालन के कारण घटनाएं घटित हो रही हैं। अभियान चलाकर इन पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।